Hello student, hi, this is Pallavi. So today we are going to start our next chapter, that is aggregate demand and aggregate supply and related its concept. So let's start. तो सबसे पहले हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अब वर्ड जो एग्रीगेट डिमांड है वो हम यूज करते हैं एट अ मैक्रो लेवल पे, ठीक है, और सिंगल वर्ड जो डिमांड है वो हम यूज करते हैं माइक्रो लेवल पे. तो हमने पढ़ा था +1 में कि डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर इज कॉल्ड डिमांड, ठीक है, कि अगर एक सिंगल कंज्यूमर डिमांड करता है मार्केट में हम उसको क्या डिनोट करते हैं, डिमांड. और अगर एक सिंगल प्रोड्यूसर सप्लाई करता है तो उसको हम सिंपल वर्ड क्या डिनोट करते हैं, सप्लाई. तो वर्ड जो इसके आगे एग्रीगेट लग जाता है तो इसका मतलब क्या है, तो हम इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं. सो नंबर 1, AD does not refer to demand for any particular goods in the market. तो एग्रीगेट डिमांड का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड की मार्केट में डिमांड कर रहे हो. इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. इसका मतलब है कि इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं आप उनकी जो डिमांड करते हो, ठीक है ना, बाय ऑल द कंज्यूमर. All the consumer and all the goods and services demand in the economy is constitute aggregate demand. कोई पर्टिकुलर कमोडिटी को हम एग्रीगेट डिमांड नहीं बोलते. दूसरा कंसेप्ट इसका ये है कि जो आप एग्रीगेट डिमांड मेजर करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, आप जनरली एक अकाउंटिंग के लिए उस एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हो, ठीक है ना. सो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. ऐसा नहीं है कि एक दिन का एग्रीगेट डिमांड या 2 दिन का एग्रीगेट डिमांड, ठीक है. आप एक साल का एग्रीगेट डिमांड अकाउंटिंग करते हो, जैसे आपका अकाउंटिंग ईयर जो भी फाइनेंशियल ईयर हो जाता है. देन AD कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू. अब इस अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हमने जो अपना एग्रीगेट डिमांड मेजर करना है वो कैसे मेजर करना है, विद रेफरेंस टू इनकम एंड विद रेफरेंस टू जर्नल प्राइस लेवल. सो विद द जर्नल प्राइस लेवल कैसे हम एग्रीगेट डिमांड मेजर करते हैं. देखो, अगर प्राइस आपका इंक्रीज है तो ऑब्वियस है जो आपकी डिमांड है और एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी. हमने माइक्रो लेवल पे पढ़ा था, अगर प्राइस आपका डिक्लाइन हो रहा है तो आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है. और जब हम विद रेफरेंस टू इनकम पढ़ेंगे अपनी एग्रीगेट डिमांड को तो उनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप. कैसे, एज अ इनकम इंक्रीज डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, और एज अ इनकम डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो डिक्रीज. सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस +2 सिलेबस हमने क्या करना है, हमने एग्रीगेट डिमांड को मेजर करना है विद रेफरेंस टू इनकम, क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे ये कर चुके हैं, जर्नल प्राइस लेवल पे हम पूरा चैप्टर तक कर चुके हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है. लेकिन +2 लेवल पे हमने एग्रीगेट डिमांड को मेजर करना है विद रेफरेंस टू इनकम. तो आगे जब हम पूरा चैप्टर करेंगे तो वहां पर हम प्राइस नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ इनकम कंसीडर करेंगे, ठीक है. देन नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. अब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड को आप ऐसे नहीं मेजर कर सकते कि 1 गुड, 2 गुड, 3 गुड, इतने क्विंटल या फिर इतने टन गुड्स, ठीक है. आप इसको मेजर करते हो, एक तो पूरे साल का मेजर करते हो, दूसरा आप इसको मेजर करते हो इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर कि इतने लाख करोड़ या इतने 1000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ, कि एक साल में कंज्यूमर्स ने कितनी डिमांड करी, इतने 30,000 करोड़ की डिमांड करी. तो वो रुपीज में मेजर होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर में मेजर होता है, ना कि फिजिकल क्वांटिटीज में. एट लास्ट, AD is always expressed as what people plan to spend at a different level of income. और जो हम AD मेजर करेंगे और एक्सप्रेस हम करते हैं वो करते हैं what people plan to spend, ठीक है. सो ये है आपके कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या है. नंबर 1 कि ये हम मेजर करते हैं AD इज नॉट रेफर्स टू एनी पर्टिकुलर बट ऑल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड इज AD is measured at a period of an accounting year. Third is it is measured हम करेंगे with reference to income. Number 4 is always measured in term of total expenditure and it is what people plan to spend. तो अगर आपको आता है कि what is एग्रीगेट डिमांड या कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे मेजर करते हैं और किन किन से बनता है, तो ये चीज है, ठीक है. उसके बाद आपका आ जाता है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अब कंपोनेंट मतलब कि एग्रीगेट डिमांड किन
चीजों से मिलकर बना है कि कैसे प्रॉपर एग्रीगेट डिमांड बनती है एट मैक्रो लेवल पे, तो वो हम करेंगे विद रेफरेंस टू क्लोज्ड इकोनॉमी एंड द ओपन इकोनॉमी। सो क्लोज्ड इकोनॉमी में हम करेंगे, आपका एक ये फ्लो चार्ट है, 2 सेक्टर इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी, और ओपन इकोनॉमी में आपका आ जाता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। बहुत इजी है, कैसे करेंगे हम, लेट्स सी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या क्या लेंगे, एक लेंगे हम अपना हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और लेंगे हम अपना प्रोड्यूसर सेक्टर। सो जैसे हम क्या हैं, हम हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है ना, हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं टू सेटिस्फाई आर वांट्स, ठीक है। देन प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, वो भी डिमांड करता है, वो कैसा डिमांड करता है, इन्वेस्टमेंट का। देन 3 सेक्टर इकोनॉमी में आपका क्या आ जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्लस प्रोड्यूसर सेक्टर प्लस आपका आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो ये आपका क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ आप एक हाउस होल्ड लोगे और प्रोड्यूसर लोगे, एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड प्लस प्रोड्यूसर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। देन आपका ओपन इकोनॉमी में कौन आ जाता है, ओपन इकोनॉमी में हाउस होल्ड भी आ जाएगा, प्रोड्यूसर भी आ जाएगा, गवर्नमेंट भी आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाएगा। अब ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं। अब ये कैसे डिमांड करते हैं, लेट्स सी। अगर हम देखेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी या 3 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर आपका क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम क्या एक्सपेंडिचर करते हैं, हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। हम कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, डायरेक्ट हम अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए इसको कंज्यूम करेंगे, तो हम क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज सी। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट लगाने, प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा इकोनॉमी में, तो उसके लिए इसको क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट, तो प्रोड्यूसर सेक्टर करता है आई। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर ऑन दी सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो सारी क्या है, हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एट लास्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो जिसको हम बोल देते हैं एक्सिम। सो ये आपके हैं टोटल कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सिम। सो इस पूरे चैप्टर की कुछ अजम्पशन है जो कि हमें कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट अजम्पशन है कि हमने ये लेना है शॉर्ट रन पीरियड, ठीक है, शॉर्ट रन पीरियड लेना है। इस पूरे चैप्टर में हमने ये अज्यूम करना है क्यों शॉर्ट रन लेना है, और शॉर्ट रन लेने की वजह ये है कि इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज आई, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्टैटिक रहेगी, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट कि हमारे पास जो प्रोड्यूसर है, फॉर प्रोड्यूसर टू अरेंज द फाइनेंस एंड इंपोर्ट द टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, मतलब उसको बहुत टाइम लगेगा टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में, इंस्टॉल करने में, इसलिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है वो सिर्फ होगी लेबर इंटेंसिव, तो शॉर्ट रन रहेगा। और दूसरा शॉर्ट रन होने की वजह से हमारा जो आई है दैट इज इन्वेस्टमेंट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। नंबर 3, जो हमने एग्रीगेट डिमांड लेने हैं तो उसमें एग्रीगेट डिमांड में हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट लेने हैं दैट इज सी प्लस आई, मतलब हमने इस चैप्टर में ये अजम्पशन लेनी है कि इसमें जब हम वर्ड एग्रीगेट डिमांड यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ हमने एक सी लेना है और एक आई लेना है, जी और एक्सिम आपको हमने इग्नोर करना है, ठीक है। और नंबर 4th अजम्पशन हमने जो लेनी है वो ये लेनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने एग्रीगेट डिमांड मेजर करनी है विद रेफरेंस टू इनकम।
मतलब हमने इसमें प्राइस के साथ आपने मेजर नहीं करना है। तो ये 4 अजम्पशंस है जो कि आपने इस पूरे चैप्टर पे जब हम करेंगे तो ये मान के चलना है, दैट इज हमारा शॉर्ट रन पीरियड है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, कांस्टेंट। एडी का हमने जो कंपोनेंट लेना है वो लेना है सिर्फ सी प्लस आई, और एडी जो हमने मेजर करना है विद रेफरेंस टू इनकम। नेक्स्ट जो आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन बन सकता है वो है एक्सप्लेन द एग्रीगेट डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। सो क्या है एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड is measured in term of aggregate expenditure on the purchase of goods and services। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट में भी बताया कि एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में हम मेजर करेंगे, जितना भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में खर्च किया है। एंड बिहेवियर ऑफ एडी स्टडी इन टर्म ऑफ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। और ये भी मैंने आपको बताया कि हम जो एडी है वो मेजर करेंगे विद रेफरेंस टू इनकम। सो सबसे पहले हमने एडी को डिफाइन किया, अब उसको स्केड्यूल को। तो स्केड्यूल के लिए हम मान के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इनकम हमारी इकोनॉमी में कितनी है, 0। अगर हमारी इकोनॉमी में इनकम 0 है तो आप कंजम्पशन कितना करोगे? तो यहाँ पर आप कुछ बच्चे आंसर देंगे कि कंजम्पशन अगर इनकम 0 है तो डिमांड भी 0 होगी। नो, अगर आपकी कंजम्पशन है तो देर इज ऑलवेज सम ऑटोनॉमिस कंजम्पशन। तो हम यहाँ पर ऑटोनॉमिस कंजम्पशन क्या मान के चलेंगे, लेट्स सी 20। इस 20 लिखने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है सिर्फ 20 है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर ऑटोनॉमिस कंजम्पशन क्या होती है कि जब आपकी इनकम 0 है तो इट मींस ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहोगे, आप क्या कर सकते हो, अपनी पास्ट सेविंग को विड्रॉ करके आप खर्च करोगे। दैट मीन्स अगर आपकी इनकम 0 भी है तब भी आप कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करोगे। और इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी 10, जो कि हमेशा आपकी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। सो इवन व्हेन देयर इज अ इनकम 0 देयर इज सम एग्रीगेट डिमांड दैट इज 30। अब हम इनकम को इंक्रीज करते हैं 20 से, देन 40, 20 से इंक्रीज करते हैं 60, 80, 100 एंड 120। और हम अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं 5 से, दैट इज 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। और जो आपका आई है वो क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, दैट इज कांस्टेंट। एज ए इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज। ये हमारा बिहेवियर है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। बट कंजम्पशन रेट, द रेट एट विच कंजम्पशन इंक्रीज इज बिहाइंड द इनकम इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिहेवियर है एज अ रैशनल कंज्यूमर कि हम अपनी एंटायर इनकम को कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जब हमारी बेसिक और नेसेसरी फुलफिल हो जाती है नीड्स, देन वी स्टार्ट सेविंग। इसलिए जब आपका इनकम 0 है, एडी कितना है 30, और जब आपका इनकम 20 है तो 25 प्लस 10 कितना हो गया आपका 35। ऐसे कितना हो जाएगा 40, 45, 50, 55 एंड 60। जो एडी है ये आया है सी प्लस आई करके। तो बस आपको ये याद रखना है कि व्हेन द इनकम इज 0 देयर इज नो 0 ऑफ कंजम्पशन, देयर इज सम ऑटोनॉमिस कंजम्पशन। इसको हम डिनोट करते हैं सी बार से, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिस कंजम्पशन। ये है आपका डायग्राम। इस डायग्राम में सबसे पहले ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आएगा आपका इनकम और वाई एक्सिस पे आएगा आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये है आपकी लेबलिंग। और जो ये मैंने ओरिजिन से आप ये लाइन ड्रॉ करी है, ये है आपकी इनकम की लाइन जो कि 45 डिग्री की है। 45 डिग्री की क्यों है? क्योंकि आपकी इनकम 0 से स्टार्ट हो रही है और एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। दैट इज हमने कौन सा कांस्टेंट रेट लिया था 2020 का। तो जब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है तो ये 45 डिग्री की क्या बनाती है, लाइन बनाती है। ठीक है। और उसके बाद हमने एडी डिफाइन करना है। एडी कैसे बनता है आपका? एडी बनता है सी प्लस आई। तो हम ले लेते हैं आई यहाँ पर, दैट इज 10, जो कि क्या है आपका कांस्टेंट है। तो ये आपका एट एवरी लेवल ऑफ इनकम जो आपका आई है वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, चाहे आपकी इनकम 120 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो। और जो आपका आई है वो कहाँ है 20, तो वो आपका यहां से स्टार्ट होगा, जो कि कांस्टेंट रेट से वो भी क्या हो रहा है आपका इंक्रीज। तो ये है सी। तो सी प्लस आई मिलके हमारा क्या बनाते हैं एडी। तो 10 प्लस 20 दैट इज यहां से हमारा क्या बनेगा 30 से
सो C प्लस I आपका बन जाता है एग्रीगेट डिमांड, दैट इज C प्लस I। 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा आपका, AD स्टार्ट होगा 30 से और ये भी एक कांस्टेंट क्या बनाएगा, लाइन ड्रॉ होगी, दैट इज ये। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आपका AD और AS क्या है, इक्विलिब्रियम है, और ये आपकी है इक्विलिब्रियम इनकम। सो ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल विथ डायग्राम। जरूरी नहीं है कि आपने ये डायग्राम आपने लेबलिंग करके प्रॉपर 10, 20, 30 करके ही बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते हो। डूइंग एग्रीगेट सप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? So aggregate supply refers to the aggregate production as planned by the producer during an accounting year। मतलब क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई वो है जो कि एक प्रोड्यूसर प्लान करता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में उसने कितना प्रोड्यूस करना है, और इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इसको भी जैसे हम एग्रीगेट डिमांड को एक साल के लिए हम मेजर करते हैं, वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई को भी हम एक साल का ही मेजर करते हैं। और दूसरा कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, वो एक फ्लो कंसेप्ट है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक अकाउंटिंग ईयर में होता है, ठीक है। एंड वी नो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्लाइज इनकम जनरेशन। और जब भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उससे इकोनॉमी में इनकम जनरेशन होती है। कैसे इनकम जनरेशन होती है? अगर एग्रीगेट सप्लाई मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो किसकी हेल्प से होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। और जब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो इकोनॉमी में क्या होगा, इनकम जनरेशन होगी, दैट मीन्स वाई। इसलिए जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई और जो वाई है दैट इज इनकम, वो क्या है, हम आइडेंटिकल यूज करते हैं वर्ड। सो we know the production of goods and services implies income generation, accordingly aggregate supplies implies the flow of income। कि इसलिए हम accordingly क्या बोल सकते हैं कि aggregate supply क्या है, flow of income है in the economy। so therefore AS that is aggregate supply and Y be treated as identical to each other। क्योंकि बेसिकली जब एग्रीगेट सप्लाई है दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई से क्या होगा, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने के लिए हमें इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, जिससे इकोनॉमी में क्या होगी, इनकम जनरेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। सो इसका शेड्यूल कैसे होगा? अगर इकोनॉमी में या फिर इकोनॉमी में अगर सप्लाई जीरो होती है तो इनकम भी क्या होगी, जनरेशन जीरो होगी। अगर एग्रीगेट सप्लाई 20 की होती है तो इनकम भी कितनी होगी, इकोनॉमी में इनकम भी 20 की जनरेट होगी। या फिर हम ऐसे लिखते हैं, अगर इकोनॉमी में 40 की इनकम जनरेट हो रही है दैट मीन्स सप्लाई भी कितने की हो रही है, 40 की। अगर इकोनॉमी में 60 की इनकम जनरेट हो रही है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 60। अगर ये 80 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100, 120 और ये भी क्या होगा, 100 एंड 120। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई इज आइडेंटिकल कंसेप्ट, आइडेंटिकल यूज टर्म, ठीक है। सो इसका डायग्राम कैसे होगा, लेट्स सी। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और जो आपकी ये जो ओरिजिन से आपकी लाइन है ये है आपकी एग्रीगेट सप्लाई की, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इनकम। सो बस हमने यही सीखना है कि आपका जो इनकम है और जो आपका एग्रीगेट सप्लाई है ये आपका क्या होगा, आइडेंटिकल यूज होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।